सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 23 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे जगदीप धनखड़ जी, उनका रेजिग्नेशन नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अब इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्यों रिज़ाइन किया, क्यों नहीं रिज़ाइन किया, बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें दी हुई हैं। बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, और इन केस ऑफ उनकी पोस्ट जो है वो वैकेंट हो जाती है, तो उस केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो भी होता है वो एक्स ऑफिशियो जो है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, है ना। तो इनका इलेक्शन जो है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा प्लस लोकसभा जो है दोनों के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों रहते हैं, है ना। और इसमें स्टेट असेंबलीज़ के जो है वो एमपी एमएलएज नहीं रहते हैं इस इलेक्शन में, जैसा कि प्रेसिडेंट में रहते हैं। तो ये इलेक्शन होता है बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें लोग अपनी प्रेफरेंस यानी एमपीज़ अपनी प्रेफरेंस देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, है ना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि इंडियन सिटीज़न हो, मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, है ना। राज्यसभा का मेंबर बनने का इसके लिए एलिजिबल हो, कोई जो है प्रॉफिट होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस में ना हो, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, ये सब। और इनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है। अब क्या होता है कि अगर इनकी पोस्ट जो है वैकेंट हो जाती है, जैसे मान लीजिए अभी टर्म से पहले हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो है पोस्ट वैकेंट होते ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का नया जो है वो इलेक्शन करना ज़रूरी होता है। तब तक बेसिकली कौन संभालता है, राज्यसभा में चेयरमैन की जगह डिप्टी चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड करते हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर स्टेट्स ऑन प्रेसिडेंट गवर्नर्स पावर। तो ये आर्टिकल 143 से रिलेटेड है। तो पहले आर्टिकल 143 क्या है वो बता देता हूँ। आर्टिकल 143 जो है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, है ना। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं या ओपिनियन ले सकते हैं किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट के का कोई अगर क्वेश्चन है, तो उससे जो है प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ले सकते हैं, उसका ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो कि मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो, और जो क्वेश्चन दैट इज़ अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन दो मैटर्स पे जो है वो पूछ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चूज़ कर सकता है कि वो ओपिनियन दे या नहीं दे। तो उसका उसके उसके डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर कोई जो है डिस्प्यूट अराइज हो रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज से, एग्रीमेंट से, तो प्रेसिडेंट जो है वो रेफ़र कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के लिए, है ना। तो आर्टिकल ये कि जो है ब्रिज करता है, जो एक ब्रिज बनाता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये एडवाइस और ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट की है वो बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन बहुत मॉरल और लीगल वेट रखती है ना। अभी हुआ क्या है कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल किए हैं, है ना, कि क्या जो है कोर्ट गवर्नर या जो प्रेसिडेंट है ना, उस पर टाइमलाइन सेट कर सकता है कि कोई भी बिल उनके पास अगर आया है स्टेट से, है ना, तो फिर उस पर कोई टाइमलाइन सेट कर सकता है कि इतने ही टाइम में प्रेसिडेंट या गवर्नर को असेंट देनी है। दूसरा ये कि क्या कोर्ट प्रोसेस या मेथड डिसाइड कर सकता है आर्टिकल 200 के अंदर, जिसमें कि गवर्नर को असेंट देनी होती है, और आर्टिकल 201 के अंदर जिसमें प्रेसिडेंट को असेंट देनी होती है, उसका जो है मेथड कोर्ट डिसाइड कर सकती है क्या, कि ये दोनों क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे हैं, है ना। तो ये केस बेसिकली डिसाइड करने वाला है कि जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के जो डिसीजन प्रोसेस में टाइम फ्रेम या प्रोसीजर फिक्स जुडिशरी फिक्स कर सकती है या नहीं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स टू रिटायर MiG-21, ये हम पेज नंबर 4 पे डिटेल में देखेंगे, है ना। और ये सुप्रीम कोर्ट आस्क्स इटरीज अलोंग कावड़ रूट टू डिस्प्ले डिटेल्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को कहा है कि जो जो भी कावड़िए हैं अपने खाने का चुनाव जो है वो खुद कर सकते हैं, और किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। और कोर्ट ने मैंडेट दिया कि कावड़ यात्रा रूट पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना होगा, है ना। तो उन्होंने बोला कंज्यूमर इज़ द किंग। अगर कोई होटल सिर्फ कांवड़ के टाइम वेजिटेरियन बांटता है तो लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए, है ना। और वही बोला पिलग्रिम्स हैव द राइट टू चूज़ फूड। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कर्नाटका गवर्नमेंट प्लानिंग टू ब्रिंग न्यू लॉ टू फाइट देवदासी सिस्टम। तो यहाँ देवदासी सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, तो ये देख लेते हैं क्या है पहले।
देवदासी सिस्टम बेसिकली एक पुरानी सामाजिक प्रथा है जिसमें छोटी बच्चियों को जो है वो मंदिर में देवता की सेवा के लिए समर्पित किया जाता था। और ये जो है ट्रेडिशन कुछ हिस्सों में, खासकर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में ज़्यादा देखी गई है। और देवदासी का मतलब होता है देवता की दासी, और इन्हें मंदिर की सेवा, डांस और म्यूज़िक के लिए ट्रेन किया जाता था। और ये लड़कियां समाज में रिलीजियस और कल्चरल परफॉर्मर्स के रूप में देखी जाती थी। समय के साथ ही थोड़ा चेंजेस आए और देवदासीज को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, खासकर डोमिनेंट कास्ट के लोगों द्वारा। और इन्हें मैरिज का हक नहीं होता था, और कई बार इनकी जो ऑफस्प्रिंग होती थी यानी बच्चे होते थे उनको सामाजिक जो है सोशल एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलता था। तो उसी को लेके न्यूज़ आई है, कर्नाटका गवर्नमेंट जो है एक नया लॉ लाई है जिसका नाम होगा कर्नाटका देवदासी प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिलीफ रिहेबिलिटेशन बिल। ठीक है, जिसे 1982 के पुराने लॉ को रिप्लेस किया गया है। तो इसमें है क्या बेसिकली कि जो है की प्रोविजंस क्या हैं, अगर देवदासी के बच्चे को का फ़ायदा आइडेंटिफाई करना हो, है ना, तो डीएनए टेस्ट इससे पैटर्निटी प्रूव करने का ऑप्शन मिलेगा, है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म्स और गवर्नमेंट आईडीज़ जो हैं में फ़ादर का नाम देना मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, फादर नेम नॉट मैंडेटरी। ठीक है, और देवदासी के जो बच्चे हैं, है ना, जो उनके बच्चों को लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, और हिंदू पर्सनल लॉ के तहत प्रॉपर्टी का जो है राइट भी मिलेगा। ठीक है, और जो लोग किसी लड़की को देवदासी बनाते हैं या इसमें मदद करते हैं तो उनको 3 साल से बढ़कर जो है 5 साल की सज़ा की जा रही है ना। तो ये बिल ना सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेटिव प्रथा को ख़त्म करेगा बल्कि रिहेबिलिटेशन और डिग्निटी भी इंश्योर करेगा, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, आफ्टर ग्लोरियस कैरियर MiG-21 फाइटर्स जेट्स टू रिटायर इन सितंबर। तो इंडिया के स्काइज़ में जो है 60 साल तक सेवा करने के बाद MiG-21 फाइटर्स जो है जेट्स अब फाइनली रिटायर हो रहे हैं सितंबर में। चंडीगढ़ एयरबेस ने सेरेमोनियल फेयरवेल इवेंट होस्ट किया, है ना। MiG-21 ने जो है बेसिकली 1965 वॉर और 1971 वॉर्स, कारगिल वॉर, बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मिशंस में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है ना। और इनमें होने वाले एक्सीडेंट्स के कारण इन्हें कभी कभी फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहा गया। अब जो है इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इंडिजिनस प्राइड जो कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A वो रिप्लेस कर रहा है ना, एज अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। तो अब वो इससे रिप्लेस हो रहे हैं और MiG-21 रिटायर हो रहे हैं सितंबर में। तो तेजस की स्पेशलिटी क्या है कि ये फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है ना, और जिसे DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर जो है बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आर्मी गेट्स फर्स्ट बैच ऑफ एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम US। तो इंडियन आर्मी ने US से 3 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच रिसीव किया है। और क्या खास है इसमें कि एडवांस्ड सेंसर्स हैं और रडार्स हैं, नाइट विजन है, थर्मल इमेजिंग है, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है, एक्सट्रीम वेदर और हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट के लिए परफेक्ट है ना। ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास है, अब इंडियन आर्मी के पास ये आएगा। तो वही राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इन ओवर 90% ऑफ सीवियर डेथ्स वर्कर्स हैड नो सेफ्टी गियर्स। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है, जिसमें सीवर में खुद ही आदमी उतर के जो है साफ़ करता है विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर और मशीन। तो उसके बारे में है कि 90% से ज़्यादा डेथ सीवर क्लीनिंग के दौरान बिना सेफ्टी गियर से हुई हैं। और यूनियन गवर्नमेंट ने एक सोशल ऑडिट से रिवील किया कि सीवर या सेप्टिक टैंक क्लीन करने वाले जिनमें 47 वर्कर्स की जिसमें डेथ हुई है 2022-23 में, उनमें 49 जो वर्कर्स थे उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे। सिर्फ कुछ लोगों के पास ग्लव्स और जो है गम बूट्स थे। और ऑडिट्स में क्या क्या निकला है कि जो है 150 से ज़्यादा लोगों की हज़ार्डस जो डेथ है वो सीवर या सेप्टिक क्लीनिंग से हुई। उनके पास कोई इक्विपमेंट ना है तो ट्रेनिंग भी नहीं थी, और उनके पास कोई भी जो है बेसिक सेफ्टी रेडीनेस भी नहीं थी, और बिना किसी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के जो है उनसे काम करवाया गया।
और सिर्फ 2 जगह पर मशीनरी दी गई है ना, सिर्फ एक केस में ट्रेनिंग मिली। तो ये सारे लूप होल्स हैं। और तो इसमें बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग लीगली बैंड है इंडिया में, फिर भी देखिए हो रहा है ना, लीगली बैंड है इंडिया में स्टेटस इसका। और पर हजार्डस क्लीनिंग चलती जा रही है। अवेयरनेस ड्राइव सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपरली हुई है ना। और गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है कि गवर्नमेंट ने जुलाई में 2023 में नमस्ते स्कीम लॉन्च की थी, नमस्ते स्कीम, ठीक है। और इस स्कीम में क्या था कि जो है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम इसका फुल फॉर्म है, जिसमें जो है 84,000 से ज़्यादा जो है वर्कर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, है ना। और इनमें से आधे से ज़्यादा को जो है पीपीई किट प्रोवाइड किए गए थे। पीपीई किट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें कि गम बूट्स, ग्लव्स, फेस मास्क, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। जो नेक्स्ट है वो आर्टिकल है चाइना इंडिया एंड द कॉन्फ्लिक्ट ओवर बुद्धिज़्म। तो इसमें बोलते हैं कि दुनिया इंडो पैसिफिक में चाइना के नेवल एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है, लेकिन असली जियोपॉलिटिकल बैटल जो है इंडिया और चाइना के बीच हिमालयाज़ में हो रही है ना। और ये बैटल बुद्धिज़्म, एक सेकेंड, सॉरी। तो ये बोलते हैं ये बैटल जो है ये हिमालयाज़ में बुद्धिज़्म को लेके और जो स्पिरिचुअल लीडर्स के अराउंड है ना। तो अभी क्या है कि 14th दलाई लामा ने इंडिकेट किया कि जो है उनका जो अगला जन्म है वो इंडिया में हो सकता है ना। और चाइना भी अपना जो है दलाई लामा गोल्डन अर्न जो मेथड है से अपॉइंट करेगा। तो रिज़ल्ट 2 दलाई लामा, एक इंडिया सपोर्टेड और एक चाइना सपोर्टेड। ये स्प्लिट लद्दाख, तवांग, भूटान, नेपाल जैसे बॉर्डर एरियाज़ के जो है एलिजियंस को जो है इम्पैक्ट करेगा। बोलते हैं कि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं अब मेडिटेशन सेंटर नहीं बल्कि नेशनल इन्फ्लुएंस का जो टूल बन गए हैं। और जो द लामाज हैं बेसिकली उनका री-इनकारनेशन अब सिर्फ रिलीजियस नहीं रह गया है ना, सॉवरेनिटी का भी इशू हो गया है ना। और चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है, 1950s से जो है चाइना ने बुद्धिज़्म को कंट्रोल करने की कोशिश की है ना। और चाइना कहता है कि वो सिर्फ वही जो है ऑफिशियल री-इनकारनेशन अप्रूव कर सकता है, यानी पुनर्जन्म जो इंडिया अपना वर्जन बोल रहा है और चाइना अपना गोल्डन अर्न मेथड से अपॉइंट करने को बोल रहा है। तो मोनेस्ट्रीज, मॉन्क और सेक्रेट साइट्स का जो है यूज़ सॉफ्ट पावर के लिए हो रहा है ना। और जो लुम्बिनी है जहाँ जो बुद्धा का बर्थ प्लेस है, और जो भूटान है ना, में चाइना हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। और इंडिया का रिस्पांस क्या है कि इंडिया ने दलाई लामा और तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को होस्ट किया है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वीक है। रिसेंट ईयर्स में बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, जिसमें जैसे कि पिलग्रिम सर्किट्स हो गया, हेरिटेज प्रमोशन हो गया है इंडिया ने, है ना। और स्पिरिचुअल जो बेसिकली जो हिमालयाज़ में मोनेस्ट्रीज़ की लॉयल्टी है वो डिसाइड करती है रीजनल कंट्रोल किसका होगा। और मिसाइल्स नहीं, बोलते हैं कि मिसाइल्स नहीं बल्कि मॉन्क्स, सबमरीन्स नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लीडर्स, है ना, रीजनल कंट्रोल डिसाइड करेंगे। और अगले कुछ सालों में दलाई लामा का सक्सेसर एशिया के 2 जाइंट्स के बीच स्पिरिचुअल कोल्ड वॉर का सेंटर बन सकता है ना। तो जो रियल बैटल है वो ओशंस नहीं बट इट इज़ समवेयर अबव द क्लाउड्स। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, रियलिटीज़ बिहाइंड ग्लोबल एक्सपेरिमेंट ऑफ रिमोट वर्क जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, ये सब चीज़ें हो गए। तो बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम डिक्लाइन क्यों कर रहा है। एम्प्लॉयज़ का डर, एम्प्लॉयर्स जो नौकरी देते हैं उनका डर है कि इनोवेशन में कमी हो जाएगी, है ना। और टीम बॉन्डिंग जो है वो भी ख़त्म होगी और मॉनिटरिंग जो है वो मुश्किल होगी वर्क फ्रॉम होम से, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि बैक पेन हो गया, आई स्ट्रेन, स्ट्रेस, आइसोलेशन, ठीक है। होम ऑफिसेज एर्गोनॉमिक नहीं होते, है ना। तो जब कोविड-19 आया उसके बाद रिमोट वर्क आया, है ना, घर से बैठ के काम कर सकते हैं, तो सबने इसे जो है फ्यूचर ऑफ वर्क माना। लेकिन आज की रियलिटी में ये उतना आसान नहीं है और दुनिया भर के करोड़ों लोग जो है वर्क फ्रॉम होम का सपना देखते हैं, लेकिन सच में बहुत कम लोगों को ये मिलता है ना। और इस गैप के पीछे है कल्चर और मैनेजमेंट के डाउट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और हिडन कॉस्ट, है ना। तो एक सर्वे बोलता है कि स्टैनफोर्ड का
कि जो एशिया में सबसे कम जो है रिमोट वर्क मिलता है, तो एशिया में लगभग 1.1 जो है दिन का पर एवरेज रहता है, और यूके कनाडा में लगभग 1.6 जो है एवरेज रहता है। तो वुमेन्स स्पेशली मदर्स जो है वो चाहते हैं ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। और तो बेसिकली मदर सबसे ज़्यादा चाहते हैं रिमोट वर्क। अनमैरिड वुमेन जो है वो भी चाहती हैं, और फादर्स भी चाहते हैं, पर वो थोड़े कम हैं, है ना। तो ट्रुथ क्या है कि वर्क फ्रॉम होम कई औरतों के लिए चॉइस नहीं, मजबूरी है, और एक ही छत के नीचे जो है एम्प्लॉय और केयर गिवर दोनों बनना पड़ता है उनको। और मेंस का चेंजिंग एटीट्यूड के बारे में बोलते हैं कि जो है बच्चों के बिना भी जो है वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं मेंस, फ्रीडम के लिए, ना कि फैमिली के जिम्मेदारी के लिए, और ऑफिस से दूर रहकर हेल्थ, हॉबीज़ और पीस मिलती है ना। कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं कि जो है क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल में ऑफिस प्लस जो है होम का मिक्स्ड रहेगा, ठीक है। दूसरा है कि कंपनीज़ को इन्वेस्ट करना होगा किसमें, एर्गोनॉमिक सेटअप में, ठीक है। एर्गोनॉमिक सेटअप होता है कि बेसिकली ऐसा डिज़ाइन किया गया हो जो ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ़ हो, कंफर्टेबल हो, हेल्दी हो, है ना। जो स्पेशली जब आप काम लंबे समय तक कर रहे हों, और हेल्दी वर्क लाइफ रूटीन हो, क्लियर डिजिटल बाउंड्रीज रहे, है ना। गवर्नमेंट को भी काम करना होगा। गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि जो है यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड जो है देना होगा। फिर उसके बाद में होम ऑफिस अलाउंस भी दिया जाए, ठीक है। और हेल्दी सेफ्टी लॉज जो है वो बनाया जाए, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं। तो इसमें वही बोल रहे हैं कि जो है अगर औरतें जो है वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी सब केयर संभाल रही हैं, है ना, तो जेंडर इक्वालिटी कहाँ है। दूसरा, अगर आदमी फ्रीडम के लिए वर्क फ्रॉम होम जो है चाहते हैं, तो मेल आइडेंटिटी में क्या चेंज आया, है ना। तो वर्क फ्रॉम होम सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं, एक सोशल टेस्ट है। ये हमें दिखाता है कि फ्रीडम और कंट्रोल, ट्रस्ट और डिसिप्लिन के बीच हम कैसे बेसिकली जूझ रहे हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ आर्टिकल है वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि क्या हो रहा है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ एवरीवेयर इन क्राइसिस। तो दुनिया के कई कंट्रीज़ में स्पेशली राइट विंग गवर्नमेंट जहाँ पे है ना, यूनिवर्सिटीज़ पर जो है पॉलिटिकल कंट्रोल इम्पोज किया जा रहा है, और एकेडमिक फ्रीडम और ओपन डिबेट को आइडियोलॉजिकल एजेंडाज जो है के थ्रू चैलेंज किया जा रहा है ना, ऐसा बोलते हैं। तो एक यूएस का एग्जांपल देते हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो है फंडिंग कट होने पर एक जज ने यूएस गवर्नमेंट से सवाल किया। ट्रम्प एरा में यूनिवर्सिटीज़ को एंटी अमेरिकन बोल के वीज़ा टाइटन किया गया, फंड्स मिलने को थ्रेटन किया गया, और कोलंबिया जैसे कॉलेजेस को एंटी सेमेटिज़म पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी, है ना, जो फ्री डिबेट्स को जो है वो सप्रेस करती है। और हार्वर्ड प्रेसिडेंट को जो है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रिज़ाइन भी करना पड़ा। और इंडिया का सीन क्या है, इंडिया में बताते हैं इंडिया में क्या चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ जैसे जेएनयू को जो है एंटी नेशनल लेबल दिया जा रहा है ना। पुलिस इंटरफेरेंस, बजट कट्स और वाइस चांसलर रिप्लेस किए जा रहे हैं, ठीक है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है जैसे कोर्सेज मैंडेटरी किए जा रहे हैं जो हिंदू नेशनलिस्ट नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। और साउथ एशियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं चॉम्स्की के कोट जो है कोट करने पर जो है फैकल्टी प्रेशर में आ गई। तो ये चल रहा है। और फिर ग्लोबल इम्पैक्ट बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसको नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च रिजेक्ट हो रही है। हंगरी में ऑर्बन गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को निकाल दिया, है ना। और टर्की ब्राज़ील में एकेडमिक्स को हटाया गया, फंडिंग कट की गई, है ना। गल्फ़ कंट्रीज़ में रिलीजन, जेंडर और लेबर राइट्स पर जो है बात करना मुश्किल हो गया है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की रियलिटीज़ बता रहे हैं। और तो अभी न्यू लिबरल मेकओवर भी एक प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटीज़ में अब जो है कॉरपोरेट हो रही हैं, ठीक है। रैंकिंग्स, पेटेंट्स और एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस हो गया है। और जो फेमिनिस्ट स्टडीज़ हैं, सोशलॉजी, क्रिटिकल सब्जेक्ट्स को वेस्ट समझा जा रहा है ना। और स्टूडेंट्स जो है वो कस्टमर्स की तरह हो गए हैं, टीचर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स बन गए हैं। और राइट विंग मॉडल जो है का मिसयूज़ करके यूनिवर्सिटीज़ को देशद्रोह का अड्डा बताते हैं और फंडिंग भी काट देते हैं। तो ऐसा इसमें बोल रहे हैं।
और एकेडमिक फ्रीडम जो है वो डाउन हो रही है, बोलते हैं 2014 से 2024 के बीच में 34 कंट्रीज़ में एकेडमिक जो फ्रीडम है वो कम गिर गई, और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस फ्रीडम और रिसर्च लिबर्टी सब कम हो रही है। और बट बोलते हैं उम्मीद अभी भी है, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और सिविल सोसाइटी मिल के रेजिस्टेंस जो है वो कर रहे हैं, और यूएस में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कोलिशन का काम कर रही है, और इंडिया में कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि और लीगल ग्रुप्स जो है अभी भी क्रिटिकल थिंकिंग को बचाए हुए हैं। तो बोलते हैं कि अगर यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ प्रॉफिट या फियर के बेसिस पे काम करेगी तो डेमोक्रेसी भी जो है कमज़ोर होगी, और अपॉइंटमेंट्स और फंडिंग पर पॉलिटिक्स का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एल्यूमिनाई, डोनर्स, फैकल्टी और स्टूडेंट सबको मिलकर इंटेलेक्चुअल जो फ्रीडम है उसको डिफेंड करना होगा, ऐसा इस पूरा आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, रिडीमिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस। तो इंडिया का न्यूक्लियर विज़न जो है सरकार ने 2047 को 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बनाने का टारगेट रखा है 2047 तक, और अभी क्या स्टेटस है 8.18 गीगावाट है, ठीक है। और इसका गोल है विकसित भारत बाई 2047, नेट ज़ीरो एमिशन बाई 2070, ठीक है। और 20,000 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं टू डेवलप 5 स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स बाई 2033, ठीक है। और इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी के बारे में बात करें तो 1956 में इंडिया का पहला न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च रिएक्टर अप्सरा था, ठीक है। और 1963 में तारापुर में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, और 1974 में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद ग्लोबल कंपटीशन जो है वो बढ़ गया। 1998 के बाद स्ट्रैटेजिक टाइज और एनएसजी वेवर मिला, लेकिन जो सिविल लायबिलिटीज़ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में फॉरेन पार्टनर्स को रोक दिया, है ना। अब बोलते हैं कि न्यूक्लियर क्यों ज़रूरी है, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है ना, 5 गुना हो जाएगी 2047 तक। और सोलर और विंड इंटरमिटेंट सोर्सेज हैं, फुल टाइम पावर के लिए बेस लोड एनर्जी चाहिए होती है, न्यूक्लियर एनर्जी उसके लिए फिट है, यानी ये दिन में तो काम करते हैं, रात में जो है वो काम नहीं करता सोलर, है ना। थर्ड जो है वो जो COP26 गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए, जिसमें बोला गया है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी डेवलप करेंगे बाई 2030, और 50% जो एनर्जी आएगी वो हमारी रिन्यूएबल से आएगी, और जो 45% कार्बन इंटेंसिटी जो है रिडक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और रिफॉर्म्स जो चाहिए होंगे इसके लिए, रिफॉर्म्स में बोलते हैं कि लीगल चैलेंजेस हैं इसमें कुछ रिफॉर्म्स। तो बोलते हैं कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है 1962 का, उसमें प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स के लिए चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और जो सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 के लायबिलिटी क्लॉजेस जो है सप्लायर पार्टिसिपेशन में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। न्यूक्लियर का कैपिटल जो कॉस्ट है वो हाई है ना, और कोल से डबल कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, कोल से, लेकिन लॉन्ग टर्म चीप होता है ना, ऐसा ये भी बोलते हैं। और न्यूक्लियर को रिन्यूएबल एनर्जी के जैसे ट्रीट करने से टैक्स और जो ग्रीन फाइनेंस वो भी मिल सकता है हमें, है ना। और इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है अभी ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इट्स नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट। और 2011 में बिल लाया गया था इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के लिए, लेकिन पास नहीं हो पाया, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बताते हैं कि स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर जो हैं डेवलपमेंट भारत में डिज़ाइन किए जा रहे हैं, ठीक है, इंडियन डिज़ाइन है, कॉस्ट एफिशिएंट और क्विक टू इंस्टॉल, ठीक है। और NPCIL का एक्सपेंशन हो रहा है, 700 मेगावाट रिएक्टर का स्केल अप किया जा रहा है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप फ्रांस और US के साथ टॉक्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स का रोल बता रहे हैं कि टाटा, अडानी, अंबानी, वेदांता जैसे मेजर प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने की प्लानिंग है। लैंड एक्विजिशन,
फ्यूल एश्योरेंस, सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फ्रेमवर्क क्लियर करना होगा। जॉइंट वेंचर्स का प्लान हो रहा है ना। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये बताते हैं कि टैरिफ डिस्प्यूट्स जैसे NPCIL वर्सेस गुजरात ऊर्जा केस हो गया, ओनरशिप स्ट्रक्चर को लेके, लाइबिलिटी को लेके, टैरिफ सेटिंग क्लैरिटी चाहिए, है ना। और जो पॉलिसी शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम टेंटेटिव टू डिसाइसिव एग्जीक्यूशन, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो इंडिया अगर 100 गीगावाट जो है वो न्यूक्लियर टारगेट अचीव करना चाहता है 2047 तक, तो लीगल रिफॉर्म्स, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन इमीडिएटली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा। न्यूक्लियर एनर्जी को जो है इंडिया के एनर्जी फ्यूचर का स्ट्रॉन्ग, क्लीन और रिलायबल पिलर बन सकता है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हाउ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट्स इमेजिन्ड इंडिया। फिर जो नेक्स्ट है ये बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट से रिलेटेड है, जो 1950 से पहले के हैं। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया 1895 में, और इन्हें अर्ली नेशनलिस्ट जैसे तिलक ने डिज़ाइन किया, जिसमें सिविल लिबर्टीज़, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ब्रिटिश रूल के अंडर मांगी गई, और एम्फेसिस था डोमिनियन स्टेटस का, नॉट फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद M.N. रॉय का जो है ड्राफ्ट आया 1944 में, ठीक है। इसमें बोला गया कि रेशियल रेडिकल जो ह्यूमनिस्ट है उसका विज़न, जहाँ पे पीपल सॉवरेन है, ठीक है, और लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म के बारे में बोला गया, ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो, राइट टू रिवोल्ट हो, ऐसी चीज़ें बोली गई। और इंस्पायर्ड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंस्पायर्ड किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आगे। फिर उसके बाद में हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट 1944 आया, जिसमें राइट विंग नेशनलिस्ट ने ड्राफ्ट की, जिसे राइट विंग नेशनलिस्ट जैसे कि हिंदू महासभा ने ड्राफ्ट किया। यूनिटरी स्टेट हो, सेकुलर हो, रिलीजियस फ्रीडम गारंटीड हो, और राइट टू सिसीड जो है वो भी इंक्लूड किया गया। वेरी रेयर है ये, है ना। और फिर उसके बाद में गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में एम्फेसाइज किया गया ग्राम स्वराज, विलेज ऑटोनॉमी, रिजेक्ट किया गया इंडस्ट्रियलिज्म को, और प्रमोट किया गया रूरल सेल्फ रिलायंस को, और मोरालिटी बेस्ड गवर्नेंस हो, ठीक है। और सरप्राइजिंगली इंक्लूडेड राइट टू बियर आर्म्स, राइट टू बियर आर्म्स, ठीक है। और सोशलिस्ट पार्टी ड्राफ्ट जो है, सोशलिस्ट पार्टी ड्राफ्ट आया फिर 1948 में। ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लीड किया गया, और जिसने नेशनलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म, इकोनॉमिक जस्टिस, यूनिकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, जिसमें कि वर्कर रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा बोला गया, है ना। तो जो है ये सब अडॉप्ट कभी नहीं किए गए, है ना, लेकिन आगे के लिए शेप किया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल को। और द फाइनल जो 1950 कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स जो ब्लेंड है इन बेस्ट आइडियाज़ का, जैसे सिविल लिबर्टी हो गया, फेडरलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो गई, है ना। तो यही इसमें बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया US ट्रेड डील डेडलॉक कंटिन्यू ओवर एग्रीकल्चर। तो इंडिया ने कहा कि वो अपना एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ओपन नहीं करेगा, क्योंकि उससे देश के किसानों का नुकसान होगा। लेकिन US चाहता है कि इंडिया अपना मार्केट खोले, ये उनके लिए फ्यूचर डील्स का बेस बनेगा, जो यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ करना है। तो क्या हो रहा है, इंडियन टीम US से वापस आ चुकी है, उन्होंने अपना ऑफ़र दे दिया, अब फैसला US पर है। इंडिया एक बिगर डील, ट्रेड डील जो है चाहता है सितंबर अक्टूबर तक, ना कि जो है अभी मिनी डील। US का डर कि अगर इंडिया वाले जो है डील में एग्रीकल्चर इंक्लूड नहीं हुआ, तो यूरोपियन यूनियन और जो जापान है, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही जो है वो मानेंगे। इसलिए US प्रेशर डाल रहा है। पहले भी ट्रम्प ने इंडोनेशिया और वियतनाम के डील्स को सरप्राइज़ में अनाउंस किया था, और इंडिया के केस में भी ये हो सकता है। तो दो साइड्स का इशू है। इंडिया का कंसर्न एग्रीकल्चर और डेयरी को लेके है ना, और US का कंसर्न ऑटोमोबाइल पार्ट्स के इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़ीरो नहीं करना चाहता, है ना। यानी इंडिया अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वहीं पे जो है US जो है वो अपने ऑटोमोबाइल पार्ट्स की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है।
यानी इंडिया के जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उस पर ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी लगे, इंडिया चाहता है, बट यूएस नहीं चाहता ऐसा हो, है ना। वो अपने ऑटोमोबाइल जो कंपोनेंट्स वाले पार्ट्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक्सट्रीम वेदर में हार्म इंडियन सिटीज़ कॉजेज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉसेज। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एक आई है टुवर्ड्स रेजिलियंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज़ इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि ये दिखाती है कि अगर अभी से प्लानिंग नहीं की गई तो सिटीज़ में क्लाइमेट चेंज जो है वो इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं, जैसे कि हीट वेव्स, फ्लड्स, अर्बन हीट आइलैंड आने वाले समय में ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस भी ला सकते हैं। तो अर्बन ग्रोथ की बात करें तो 2030 तक जो है 70% नए जॉब्स जो है वो सिटीज़ से आएंगे। 2050 तक जो है पॉपुलेशन 951 मिलियन हो सकती है। और क्लाइमेट सिटी सेंटर में टेम्परेचर सराउंडिंग एरियाज़ में जो है वो 3 से 4% ज़्यादा हो सकता है। और बिल्डअप एरिया बढ़ने से जो है रेन वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, इससे फ्लड बढ़ने का रिस्क है ना। और हाउसिंग नीड भी बढ़ रही है। 2070 तक जो है बेसिकली एक 144 मिलियन नए होम्स चाहिए होंगे, है ना। और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो 2050 के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधा अभी तक नहीं बना नहीं। ये प्लानिंग का सही टाइम है। तो रिकमेंडेशंस देते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस में क्या बोलते हैं कि जो है ग्रीन स्पेसेस और स्टॉर्म वाटर सिस्टम इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। और कूल रूफ्स जो है वो लगाना होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है लगाने होंगे, हीट एंड फ्लड रेजिलियंस पर काम करना होगा, है ना। तो चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में ऑलरेडी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूएस टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को अगेन 2 years आफ्टर रीजॉइनिंग। तो अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो फिर से जो है यूनेस्को से निकल रहा है, इफेक्टिव फ्रॉम जो है दिसंबर 2026, है ना। और तो यूएस ने का कहना है कि यूनेस्को जो है बेसिकली एंटी इज़राइल नैरेटिव को प्रमोट करता है और पैलेस्टीन जो है को मेंबर स्टेट बनाने का डिसीज़न यूएस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। और एजेंसी कुछ डिवाइसिव कल्चरल एजेंडा को भी जो प्रमोट करती है, ऐसा उनका बोलना है यूएस का, है ना। और बैकग्राउंड क्या है कि 2018 में जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनेस्को छोड़ा था और 2023 में बाइडेन गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने फिर से ज्वाइन किया था। और अब फिर से ट्रम्प के इन्फ्लुएंस में जो है वो निकलने का प्लान बन गया है। और तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजोले कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड था और हम रेडी हैं। और यूएस का जो है बजट कंट्रीब्यूशन यूनेस्को के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कोप कर लेगी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली, ईरान मिनिस्टर से तेहरान विल नॉट अबंडन न्यूक्लियर एनरिचमेंट। तो ईरान ने कहा कि जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा चाहे यूएस स्ट्राइक्स ने फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाया हो, जिसमें कि यूएस ने बेसिकली बोला था कि उसको ईरान की जो है न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है, इस्फहान, नतांज और फोर्डो पे। तो फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अरागची ने बोला एनरिचमेंट अभी रुक गया है क्योंकि नुकसान सीरियस है, लेकिन हम यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे साइंटिस्ट की नेशनल अचीवमेंट है और फ्यूचर जो न्यूक्लियर डील है वो तभी मंजूर होगा जब उसमें एनरिचमेंट का राइट होगा, है ना। और जब उनसे पूछा गया कि यूरेनियम कुछ बच गया है तो उन्होंने कहा कि अभी डिटेल्स नहीं है, एवेल्यूएशन चल रहा है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को अच्छे से डिस्कस किया, है ना। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और अब से मैं आर्टिकल्स भी कवर कर रहा हूँ लास्ट 3 डेज़ से सारे न्यूज़पेपर्स में। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।